हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास मैथमेटिक्स में आज हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर। क्या मीनिंग होता है इसका प्रोबेबिलिटी का, ये हमें समझना है सबसे पहले पॉइंट में। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे सैंपल स्पेस, इवेंट्स, ऑड्स एंड लास्ट में डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इतना सब करने के बाद ये कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ सामने लिखे हैं, इन क्वेश्चंस को हमें करना है। आइए देखें सबसे पहले मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस चैप्टर इन मैथमेटिक्स। 17th सेंचुरी में जो गैम्बलर्स होते थे, वो गैम्बलर्स को ये प्रॉब्लम आती थी कि हमारे जीतने के चांस क्या हैं, ये बात उनको समझ नहीं आती थी। तो उस वक्त के जो लाप्लास और गॉस और बर्नौली, इस तरह के जो मैथमेटिशियंस उस टाइम में हुआ करते थे, उनके सामने इन लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स रखी कि हमारे जीतने के चांस को थोड़ा सा मैथमेटिक्स की हेल्प से बताइए। इस वजह से मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी को उनके स्टडी के बेस पर इंट्रोड्यूस किया गया। और बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये हम लोग नॉर्मली अपनी लाइफ में कई जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आज बारिश होने वाली है, ठीक है, आज हमें ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होने वाली है। मुझे लगता है कि मेरा ब्रदर कल मेरे घर आएगा। ये सब क्या है, अनसर्टेन। ये जो मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं, ये अनसर्टेन है, हमें नहीं पता है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। दैट मींस चांस है होगा, चांस है नहीं होगा। इसी को कहा गया है अनसर्टेनिटी, और इसको स्टडी करना प्रोबेबिलिटी कहा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसका ये मीनिंग समझा कि मीनिंग क्या है प्रोबेबिलिटी का, कहां से ओरिजिनेट हुआ है, स्टार्ट हुआ है। तो ये समझ में आया हमें कि प्रोबेबिलिटी जस्ट एक चांस है किसी भी इवेंट का, या किसी भी अपने कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसमें कुछ हम इंफॉर्मेशन ले पा रहे हैं और उस इंफॉर्मेशन को हम चेक कर रहे हैं कि इट मे बी पॉसिबल होगा, इट मे बी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया प्रोबेबिलिटी के अंदर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का एक बेसिक मीनिंग तो आपको आ गया। धीरे धीरे हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, प्रोबेबिलिटी का आपको स्ट्रांगली मीनिंग समझ में आता जाएगा कि क्या है ये प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो एक मीनिंग का पॉइंट अभी हमने समझा। दूसरा बात आ रही है अब रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट हम लोग जानते हैं अच्छे से। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है जैसे कि मैंने एक कॉइन लिया और कॉइन को टॉस किया। ये कॉइन को टॉस करने के बाद जो पॉसिबिलिटीज हैं उसकी बात हम आगे करेंगे, लेकिन कॉइन को टॉस करना इज ए एक्सपेरिमेंट, ठीक है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब कोई भी आप एक्सपेरिमेंट ले लीजिए, कॉइन को टॉस करना, एक डाइस को थ्रो करना, या फिर आप जैसे कार्ड्स होते हैं 52 कार्ड्स, उन 52 कार्ड्स में से कोई एक कार्ड लेकर आइए, तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। या फिर आप रेड कलर की 5 बॉल्स हैं, ब्लू कलर की 10 बॉल्स हैं एक बैग के अंदर, और उसमें से आप बॉल्स को निकालना चाहते हैं, इट इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये जो बातें हैं ये सब किसमें इंक्लूड हो गई, रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर, राइट। आगे है सैंपल स्पेस। मैंने अभी आपको बताया रैंडम एक्सपेरिमेंट में से कुछ हमें मिलने वाला है। जैसे कि मैंने कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस कर देना एक्सपेरिमेंट कहलाता है, लेकिन उसमें से मिलेगा क्या आपको, उसमें से क्या मिलने वाला है। आप ऑब्जर्वर हो, आपने कॉइन को टॉस किया है, आपको उसमें से क्या मिलने वाला है, उसको आप जहां भी लिख दोगे वो कहलाता है सैंपल स्पेस। सैंपल रखने का स्पेस। सैंपल कहां से लाओगे, एक्सपेरिमेंट में से, ठीक है। एक्सपेरिमेंट रिलेटेड होगा जो क्वेश्चन हमें बताया गया है उससे। क्वेश्चन क्या बताया है कि हेड आएगा या टेल आएगा एक कॉइन के टॉस में। ये हमें एक्सपेरिमेंट पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी पूछी गई कि एक कॉइन को मैंने उछाला है, टॉस किया, और हमने देखना है वहां पर कि हेड आएगा, इसके चांस क्या है, प्रोबेबिलिटी टू फाइंड द हेड, ठीक है। तो अब हम ये जो बात पूरी कर रहे हैं इसमें पार्ट्स हो गए। कॉइन को टॉस करना इज एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट में से जो जो भी मिलेगा मुझे, उसको मैं कहूंगा क्या, उसको कहां रखूंगा, मैं सैंपल स्पेस में रखूंगा, ठीक है। जैसे कि एक कॉइन को टॉस करने में मुझे पता है हेड आता है, टेल आता है। प्रोबेबिलिटी के केस में कॉइन को जब वर्टिकली कॉइन खड़े रह जाता है, वो वाला केस कंसीडर नहीं किया जाता, और कॉइन के दोनों ही फेस पर सेम रहेगा, इसको भी कंसीडर नहीं किया जाता है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। प्रोबेबिलिटी पढ़ाते वक्त मैं आपको हमेशा बोलता हूं, पहले भी 11th में भी बोला है और अभी भी मैं बार बार यही कह रहा हूं, और ध्यान रखिएगा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में आपको अपना एडिशनल माइंड नहीं लगाना है। एडिशनल माइंड का मीनिंग होता है सर ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, ये चीजें नहीं सोचनी। जो है वो सामने है, जो केस दिया गया है वो क्वेश्चन में क्लियर है, उसको ही यूज कीजिए। क्लियर है, जो केस क्वेश्चन में दिया है केवल उसी को इस्तेमाल करना है, उसके अलावा एडिशनल हमें नहीं सोचना है, क्वेश्चंस मन से नहीं सोचना है। जो क्वेश्चंस ऑलरेडी किताबों में दिए हैं उन्हीं को हमें स्टडी करना है। ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, आप उनको करिए, मन से कोई क्वेश्चन मत बनाइए। प्रोबेबिलिटी में स्टार्टिंग में कई बच्चों की आदत होती है कि थोड़ा पढ़ते हैं और क्वेश्चंस मन से बनाने लगते हैं, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा, नहीं करना है ऐसा।
बिल्कुल वही क्वेश्चन लेना है जो बुक्स में है, ठीक है। तो बात आ गई अब हमारी सैंपल स्पेस की। सैंपल स्पेस का मतलब होता है इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो आपने परफॉर्म किया उसमें से जो आउटकम्स मिले आपको, आउटकम्स मतलब हेड और टेल, उनको आप कहीं पर रख दीजिए। दैट मींस हेड एंड टेल, ये एक कॉइन के टॉस में इस तरह की बात हमें मिलेगी। इसको रखने के लिए हमने जो जगह बनाई उसको कहा जाता है सैंपल स्पेस। क्लियर है? इवेंट्स, इवेंट्स का मतलब एक कॉइन के टॉस में मैं चाहता हूं कि हेड आए, इसको मैं आपको बता सकूं। मैंने क्या डिसाइड किया है? हेड आना। मतलब उनमें से जो आउटकम्स थे उनमें से किसी एक के बारे में आपने स्टडी किया। दैट मींस आप किसी इवेंट की बात कर रहे हो। सैंपल स्पेस के बाद नंबर है इसका। दैट मींस एज और टेल में से कोई एक, या आपने कह दिया कि सर हेड आएगा तब भी मैं जीत रहा हूं, टेल आएगा तब भी मैं जीत रहा हूं, तो ये भी एक केस हो सकता है, ठीक है। तो इसको क्या कहूंगा मैं? इवेंट। लेकिन आएगा कहां से? ये सैंपल स्पेस में से, ठीक है। सैंपल स्पेस में से इवेंट को निकाला जाता है। इवेंट कोई भी हो सकती है। आपने कहा सर हेड और टेल आना चाहिए तब मैं दोनों ही केस में मैं जीत जाऊंगा, ठीक है, इट्स ओके, ये भी एक इवेंट है। आपने कहा सर हेड आएगा टेल आएगा, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, अगर उस पे 15 लिखा हुआ आएगा तब मैं जीतूंगा, तो ये भी एक इवेंट है। लेकिन ये सैंपल स्पेस में से आपने जो कहा वो है नहीं, तो हमें वहां पे फिर जीरो इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। आपने अपनी बात बताई है, ठीक है, वो सैंपल स्पेस में से होनी चाहिए, तब तो हम प्रोबेबिलिटी का कुछ आंसर निकाल पाएंगे, अदरवाइज इम्पॉसिबल इवेंट करके उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको आएगा इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, उसको पूरा डिटेल समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो इवेंट के बारे में अभी बात की हमने, सैंपल स्पेस के बारे में बात की। अब बात आ रही है ऑड्स। ऑड्स का मतलब क्या होता है? एक रेशो किसका? इवेंट के होने का विथ इवेंट के नहीं होने का, ठीक है। इवेंट कोई भी है वो m नंबर ऑफ टाइप से हो सकता है, n नंबर ऑफ टाइप से नहीं हो सकता, ठीक है। इवेंट इज पॉसिबल बाय m टाइप्स एंड नॉट पॉसिबल बाय n टाइप्स, ठीक है। तब आपने इनका रेशियो निकाल दिया, तब आप क्या कहेंगे कि ये जो लिखा है ये ऑड्स है, ठीक है। आपको मैंने दो बातें बताई, m क्या है? उस इवेंट के होने के केस बताता है, n क्या है? उस इवेंट के नहीं होने के केस बताता है। किसी भी सैंपल स्पेस में दो ही चीजें होती हैं, इवेंट का होना या इवेंट का नहीं होना। समझिए, हेड और टेल आना, ठीक है। हेड आना एक इवेंट लिया मैंने, ठीक है। हेड आने के जो नंबर ऑफ वेज हैं वो कितने हैं? वन टाइम आ रहा है हेड केवल। हेड नहीं आने के कितने हैं? वो भी वन है। क्लियर है? जैसे कि मैं एक डाइस की बात करता हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपको पता है, सिंपल एक डाइस होता है, 6 फेस उसमें होते हैं, 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है। तो मैं इसमें कह रहा हूं कि 2 आना चाहिए, ये एक इवेंट है, इसके आने के तरीके कितने हो गए? 1, केवल एक ही बार लिखा हुआ है 2, तो एक ही बार आ सकता है 2, ठीक है। नहीं आने के तरीके कितने हो गए? 5। तो 1:5 अगर आपने लिखा है, आपने क्या लिखा हुआ है? 1:5, दैट मींस ये क्या लिखा हुआ है आपने? ऑड्स। अब आपने न्यूमरेटर में देखो, रेशो में हमेशा ध्यान रखो, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। तो अगर आपने न्यूमरेटर में लिखा है उस इवेंट के होने की बात, तब आप कहोगे m/n is the odds in favor of the event। दो चीजें यहां पर मुझे समझ में आ रही है, odds in favor, ठीक है। odds in favor of an event, तो वो मैं लिखता नहीं हूं, m डिवाइडेड बाय n। दूसरा केस क्या समझ में आया? odds अगेंस्ट उस इवेंट के अगेंस्ट। आपने कहा कि m टाइप से वो हो सकता है, तो नहीं होने का क्या रहेगा तो वो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वो? मान लीजिए मैं कह देता हूं उसको x डिवाइडेड बाय y, ठीक है। मतलब x तरीके से वो इवेंट नहीं हो सकती और y तरीके से हो सकती है। क्लियर, समझ आ गया? मैंने x और y और m n क्यों लिए हैं? क्योंकि अगर मैं इसी को रेसिप्रोकल करके बताऊंगा तब भी ठीक है, लेकिन कई जगहों पर कंफ्यूजन होता है।
कई जगहों पर कंफ्यूजन होता है, इसलिए दोनों चीजों को अलग अलग याद रखिए। m अपॉन n क्या है? ऑड्स इन फेवर, किसी भी इवेंट के होने के ऊपर लिखे हैं और नहीं होने के नीचे लिखे हैं नंबर, ठीक है। ऑड्स अगेंस्ट का मतलब है नहीं होने के ऊपर लिखे हैं और होने के नीचे लिखे हैं। क्लियर इतना? ठीक है। अब देखिए इसके बाद बात आती है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है प्रोबेबिलिटी की, इसको ध्यान से समझेंगे। डेफिनेशन का मतलब क्या बनाया गया, देखो हमेशा ध्यान रखो, जैसे कि आपके एग्जामिनेशन में मार्क्स आते हैं तो टोटल मार्क्स का नीचे लिखना जरूरी होता है, तो इसी तरह से हम बात कर रहे हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में जो टोटल आउटकम्स होते हैं वो हमारे लिए बेसिक हो गया, उसमें से हम किसी के आने की बात कर रहे हैं, ठीक है। 100 में से आपको मार्क्स आते हैं तो 100 कहां लिखते हो आप? डिनोमिनेटर लिखते हो। तो प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन बनाने के लिए भी मुझे ये जो सैंपल स्पेस है इसमें कितने एलिमेंट्स आए हैं उसके बारे में बात करनी होगी। अगर मैं कहता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स को n लिख दिया, किसमें? सैंपल स्पेस में, दैट्स व्हाई ns रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ns क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है सैंपल स्पेस में। किसी भी इवेंट के बारे में आपने बात करी, किसी भी इवेंट के बारे में, आप एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करी, किसी भी एक्सपेरिमेंट के बारे में जब आप बात करते हो तो उसके टोटल आउटकम्स आप ले आइए। जैसे कि मैंने बोला कि एक डाइस की बात करते हैं तो आपने तुरंत लिख लिया 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 नंबर ऑफ केस आपके पास हैं, इसको कहेंगे आप ns। 6 नंबर ऑफ केस को आप क्या कहेंगे? ns, ठीक है। अब आपने कहा कि सर इवन नंबर आ जाए, इवन नंबर आ जाए, डाइस आपने थ्रो किया, देखा सरफेस टॉप फेस पे आप देख रहे हो इवन नंबर आ जाएगा, अगर आता है तब आप जीतते हैं, इस तरह की बात है, ठीक है। आपका विनिंग केस क्या हो गया कि आपको इवन नंबर चाहिए। तो जो आपने बताया कि सर ये आएगा तब मैं जीतूंगा, उसको कहेंगे फेवर वाली बात कर रहे हो। तो आपके फेवर में कितने केस हैं वो हमें काउंट करना पड़ेंगे। प्रोबेबिलिटी का पूरा चैप्टर केवल 2 ही चीजों पे टिका हुआ है, एक है आपके पास सैंपल स्पेस पता करना प्रॉपर्ली, दूसरा क्या पूछा गया है उसका फेवरेबल सैंपल स्पेस लिख देना। केवल इतनी चीजें हैं। एक तो टोटल आपने पता कर लिया और एक आपको क्या चाहिए। टोटल पता करने का मतलब 1 2 3 4 5 6, ns is 6। इवन नंबर आना आपको क्लियर होना चाहिए, इवन नंबर क्या होता है? 2 4 6 इवन नंबर्स होते हैं। आप कहेंगे सर उसके आगे भी होते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में मेरे पास 2 4 6 के अलावा कोई इवन नंबर्स नहीं है, तो मेरे लिए फेवरेबल एलिमेंट्स कौन से हुए? 2 4 एंड 6। उसको मैं कहीं रखूंगा, तो मैं लिखूंगा a, रखने की जगह को a लिखा जाता है, सेट हो गया, जैसे मान लीजिए 2 4 6, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट इज इक्वल टू 3, ठीक है। किसके बेस पे बात कर रहे हो? सैंपल स्पेस के बेस पे। किसकी बात कर रहे हो? किसी इवेंट की, ठीक है। तो इवेंट के होने को न्यूमरेटर में लिख दीजिए, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो? टोटल के रिस्पेक्ट में, सैंपल स्पेस के, तो उसको नीचे लिख दीजिए डिनोमिनेटर में। तो प्रोबेबिलिटी की बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन बन गई, प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टोटल सैंपल स्पेस। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, कुछ नहीं करना है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जितना बताया जाता है उतना सीखते जाओ और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते जाओ। प्रोबेबिलिटी सबसे आसान चैप्टर है क्योंकि इसमें हमें अपने माइंड का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। केवल टर्म्स को एक बार सीखना है और उसके बाद इस्तेमाल करते चलना है पूरी टर्म्स को। क्लियर है? हम ज्यादातर जगहों पर अपना माइंड इस्तेमाल करेंगे, इसलिए क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मैं आपको अभी बता रहा हूं और बार-बार बताऊंगा, ये बार-बार बोलूंगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बच्चों से नहीं बनते। उसका रीजन यही होता है, वो अपना माइंड इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन दी गई है आप उसी पे रहिए बस। आपको कहा गया है कि दिन में जो मून होता है, चंद्रमा होता है, वो ज्यादा लाइट देता है एज कंपेयर टू सन। तो आप कहेंगे कि नहीं सर लॉजिकली ये गलत है, तो है गलत, लेकिन क्वेश्चन में दिया है तो सही है। क्लियर है? आपको अपना माइंड को इस्तेमाल नहीं करना है कि इंफॉर्मेशन सही है कि रॉन्ग है, आपको कुछ नहीं देखना है, जैसा बताया है वैसा चलिए आप, ठीक है। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई। आपको कोई भी एक इवेंट बताएंगे, जैसे कि मैंने कहा इवन नंबर का आना इज ए इवेंट, तो आप उसमें काउंट कर लीजिए कितने एलिमेंट्स आए हैं, आप उसको लिखिए न्यूमरेटर में, ठीक है, और उसके बाद टोटल लिखिए आप डिनोमिनेटर में। क्लियर हो गया? सबको समझ आ गया अच्छे से? तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे कनेक्ट करेंगे इसके साथ। सबसे पहली बात बेसिक इंफॉर्मेशन का क्लियर होना जरूरी है और उसके बाद क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी जाती है उसको आप लीजिए और फिर कनेक्शन प्रॉपर लगाइए।
अगर आपका कनेक्शन प्रॉपर हो गया अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन से, क्वेश्चन के गिवन इंफॉर्मेशन का, तो आपका क्वेश्चन आगे बढ़ेगा और आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए बेसिक हमेशा ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन टॉसिंग अ कॉइन वंस, एक कॉइन को आपने वन टाइम टॉस किया हुआ है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन द अपर फेस। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने एक कॉइन के केस लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो मैं इसको लिखूंगा किस तरीके से, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। सैंपल स्पेस फॉर टॉसिंग अ कॉइन वंस। S इज इक्वल टू, क्या लिखूंगा बताइए, H एंड T। एक बार अगर आपने कॉइन को टॉस किया है तो आपके पास H आ सकता है या फिर T आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ये आपको पता है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2। आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, पूछा क्या गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन द अपर फेस। ठीक है, तो अपर फेस पे हेड आना चाहिए, इस बात को हमें देखना है। ए क्या होगा, चांस फॉर हेड ऑन अपर फेस। ठीक है, ए क्या है, उस इवेंट को शो करता है कि अपर फेस पे हेड आ जाए। ठीक है, तो बताइए क्या लिखूंगा मैं इसके अंदर, कितनी बार ऐसा हो सकता है, केवल वन टाइम ऐसा हो सकता है। इसके लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने होंगे, केवल 1। ठीक है, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ फेवरेबल केस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल केस। ठीक है, तो यहां से देखिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू मिलती है मुझे, नंबर ऑफ फेवरेबल केस दैट इज 1, नंबर ऑफ टोटल केस दैट इज 2, तो प्रोबेबिलिटी मिलती है मुझे 1/2। नोट कीजिए इसको। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन किस तरह से होगा, इफ एन ऑर्डिनरी डाइस इज थ्रोन देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 3। जैसा बताया गया है वैसा करना है। ऑर्डिनरी डाइस का मतलब होता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 हर एक फेस पे 1 1 1 1 लिखा रहता है, 1 फिर दूसरे पे 2 फिर तीसरे पे 3 4 5 6। क्या होता है, कई बार डाइस बनाते वक्त भी हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। एक फेस पे लिखा 1, दूसरे दो अलग अलग फेस पे लिखा है 3 3 3, इस तरह से बना सकते हैं हम लोग। तो वहां पर आपको केस क्लियर किया जाएगा कि हमने डाइस बनाया कैसे। 6 फेस होते हैं उसके अंदर, लेकिन जरूरी नहीं हर बार आपको 1 2 3 4 5 6 मिले, कोई जरूरी नहीं है ऐसा। इट मे बी पॉसिबल अलग अलग तरीके से भी डाइस बनाया जाए, तो वो आपको केस क्लियर करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। If an ordinary die is thrown, तो क्या होगा, सैंपल स्पेस बताएं इसका, सैंपल स्पेस फॉर डाइस क्या होगा बोलिए, S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S 6 है। A क्या होगा बताइए, A क्या है, गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 3, गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 3 से ज्यादा नंबर आना, A हमने बताया हुआ है। अब आप देखिए इस सैंपल स्पेस में ग्रेटर देन 3 बोला है, तो अपना दिमाग मत लगाइए कि 3 भी शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे। साफ शब्दों में बोला है ग्रेटर देन 3, दैट मींस 3 इंक्लूडेड नहीं है।
समझ आ रहा है दिमाग हम कैसे लगाते हैं? हमें क्या बोला गया है? ग्रेटर देन 3, दैट मींस 3 से ज्यादा होना चाहिए। 3 सामने लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब क्या? उसने क्या बोला है उसको देखिए, ग्रेटर देन 3 दैट मींस 3 से ज्यादा बड़ा नंबर यूज करना है। 3 से ज्यादा बड़ा नंबर आप बोलेंगे सर 3.1 है, 3.2 है, करोड़ों नंबर, इनफाइनाइट नंबर्स, लेकिन वो नहीं चाहिए हमें। हमें इस सैंपल स्पेस में दिखाई दे रहे वो एलिमेंट्स देखने हैं जो 3 से ज्यादा हैं, दैट मींस 4, 5 एंड 6। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? 4, 5 एंड 6। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने होंगे बताइए? 3। ठीक है, अब हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी डेफिनेशन से। वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी P equals to Na upon Ns. That's why P equals to Na. Na is 3 and Ns is 6. That means 1/2. पिछले केस में भी आंसर 1/2 आया था, इस केस में 1/2 है। ठीक है, हमेशा 1/2 आएगा ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, वो तो ऑप्शन आ गया ऐसा कि सेम आ गया। ठीक है, नोट कीजिए इसको भी। अब देखिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इन अ बैग देयर आर 5 white balls and 10 black balls and 10 black balls। तो टोटल कितनी बॉल्स हो गई? 15 बॉल्स है टोटल। टोटल तो पता करना जरूरी है हमारे पास। ठीक है, टोटल मतलब सैंपल स्पेस में कितने आइटम हैं ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, A ball is thrown at random from 8। इसमें से आपने एक बॉल निकाली। एक बैग में 5 आपने क्या किया हुआ है? व्हाइट बॉल्स रखी हैं और 10 ब्लैक बॉल्स रखी हुई है। एक बैग के अंदर आपने उसमें हाथ डाल के एक बॉल निकाली। ठीक है, यही तो बोला है। A ball is drawn, that means one बॉल वहां से आपने बाहर निकाली हुई है। ठीक है, A ball is drawn at random from 8। What is the probability it is white? मतलब उस बॉल को जो आपने निकाला था उसके व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं वो आपसे। ठीक है, तो यहां पर जो बात आ रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 15। ठीक है, समझ आया? भाई टोटल तो करना पड़ेगा ना। आपके पास बैग में टोटल आइटम कितने हैं? अगर आप एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो आपके पास कितने ऑप्शंस हैं उसको कहा गया है टोटल। ठीक है, तो 15 ऑप्शंस हैं आपके पास। ए क्या है? वो इवेंट बताता है ए, जिसमें कि नेक्स्ट जो बात पूछी गई है कि व्हाइट बॉल आना चाहिए, इसको ए बताएगा। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या होगा जरा बताएं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट्स हैं? क्या आने की बात हो रही है? व्हाइट बॉल है कितनी? 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना हो जाएगा? 5। सिंपल है। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से हम लोग जानते हैं, क्या लिख सकते हैं हम लोग बताइए? प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं? Na/ns, मतलब P प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू Na मतलब 5, ns मतलब 15, दैट इज 1/3। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू यहां से मिलती है मुझे 1/3। क्लियर, समझ आया? तो बड़ा आसान सा ये क्वेश्चन था, इसको भी नोट कीजिए। नोट किया सबने? Two dice are thrown simultaneously। 2 डाइस, अब ये 2 डाइस के केस में हमें टोटल सैंपल स्पेस की बात समझनी होगी कि क्या होती है। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम इन 9 अ सिंगल थ्रो। मतलब अगर आपने 2 डाइस लिए, डिफरेंट उनको थ्रो किया, तो उनके सरफेस पे जो नंबर दिखाई दे रहे हैं उनका सम 9 आना चाहिए। इस बात की हमें चांस बताना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है। ठीक है, तो सैंपल स्पेस लिखेंगे सैंपल स्पेस फॉर 2 डाइस। 2 डाइस के लिए सैंपल स्पेस क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, सैंपल स्पेस लिखा हूं। देखिए बहुत स्पेसिफाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम हम लोग सीख रहे हैं क्या है। फर्स्ट डाइस पे मैंने देखा 1 आया, अब मैं देख रहा हूं सेकंड डाइस पे क्या क्या आ सकता है। इट मे बी पॉसिबल 1 आ जाए, इट मे बी पॉसिबल 2 आ जाए, लेकिन उस वक्त जब 2 आया था सेकंड डाइस पे, तो फर्स्ट पे तो फिक्स 1 है। ठीक है,
1 3 फर्स्ट डाइस पे 1, सेकंड डाइस पे 3 आ सकता है। अगेन 1 4 1 5 1 6 ये पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन अभी फिनिश नहीं हुआ है, अभी पूरी तरह से एंड नहीं हुआ है। रीजन अभी मैंने कहा था कि फर्स्ट डाइस पे 1 आ जाएगा तब क्या होगा। इट मे बी पॉसिबल फर्स्ट डाइस पे 1 नहीं आते हुए 2 आ जाए, तब क्या होगा। तब वापस यही केस बनेगी 2 1 2 2 2 3 है ना, फर्स्ट डाइस पे 2 आ जाए, बाकी चेंज हो रहा लगातार 2 4 2 5 एंड लास्ट वन इज 2 6। इट मे बी पॉसिबल 2 नहीं आए 3 आ जाए, तब क्या होगा। तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 एंड लास्ट वन इज 3 6। इट मे बी पॉसिबल 3 नहीं आते हुए 4 आ जाए, तब क्या होगा। तो 4 आपको फर्स्ट प्लेस पे लिखना चाहिए, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड लास्ट वन इज 4 6। 4 नहीं आते हुए 5 आ जाएगा, तब क्या होगा। तो फिर यही चलेगा सीक्वेंस, मतलब 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड लास्ट वन इज 5 6। लास्ट में अगर हम देखें फर्स्ट डाइस पे 6 आ जाए तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। क्लियर है, सारे केस हो गए, ठीक है। तो अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, हर एक में 6 है, दैट मींस 6 into 6 36 केस यहां पर मुझे मिल रहे हैं। तो NS मुझे मिलता है यहां पर 36। इतनी बात समझ आ गई, सबको नोट कर लीजिए इतना। अब देखिए हमें पूछा गया है गेटिंग अ सम ऑफ सम 9, ठीक है। क्या बोला गया है, गेटिंग सम 9। अब आप ये चेक करिए कि इसमें से 9 कब कब आ सकता है, इसमें से 9 कब कब आ सकता है उनको लिखिए आप। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, 9 आने के लिए मैं फर्स्ट वाली लाइन पे चल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कहीं पर भी 1 प्लस लास्ट वाले को भी देखें अगर, तो 1 प्लस 6 1 प्लस 6 क्या होगा 7 होगा, 1 प्लस 5 4 6 हो जाएगा। तो ये तो नहीं बनता, फर्स्ट लाइन में तो मुझे कोई ऐसा केस नहीं मिलता जिसमें कि सम 9 बने। अब आप नेक्स्ट पे आ जाइए, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 8, ये देखिए 2 6 यहां पर आ रहा है, ठीक है। 2 6 का मतलब होता है 8। कई बच्चे क्या करते हैं, गलती होती है 2 7 लिखते हैं। 7 आप लाओगे कहां से, आपके पास दो डाइस हैं और हर एक में 1 से लेके 6 तक ही लिखा हुआ है, 7 कहां है। ये होता है एडिशनल अपना दिमाग लगाना, वो नहीं लगाना है, ठीक है। कहा गया है 2 डाइस है, 2 डाइस में जो दोनों में इंडिविजुअली केस होते हैं उनको आप टोटल करते जाइए। तो 2 7 पॉसिबल नहीं है, 2 6 तक पॉसिबल है, मतलब सेकंड लाइन से भी आपको कुछ नहीं मिला। क्लियर है। अब आ जाइए नेक्स्ट, इसमें देखिए आप लास्ट केस पे आ जाए 3 6। फर्स्ट आपको क्या मिला 3 6। 3 6 एक केस ऐसा है जिसमें हमें सम 9 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 के केस में आएगा, यस 4 5 4 5 कितना हो जाएगा 9। तो यहां पर मैं लिखूंगा 4 5। फिर से एक बार और दिमाग लगाने की इच्छा होती है, 4 6 भी लिख लें। क्यों लिखेंगे 4 6, आपको कहा गया सम 9 होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 9 सम थोड़ी ना बोला उसने। ग्रेटर देन 9 होगा सम, ये नहीं बताया है। क्या बताया उसने कि सम एग्जैक्टली 9 होना चाहिए। तो 9 अगर हो रहा है सम तो आप यूज कीजिए उसको, अदरवाइज छोड़ दीजिए। क्लियर है, इस वजह से 4 5 को मैंने यहां पर यूज किया। नेक्स्ट देखें आप, इसमें आ जाइए 5 4 क्या होगा बताइए जरा, 5 4 और लास्ट वन क्या हो जाएगा 6 3। इसके अलावा कोई भी केस ऐसा नहीं है जिसमें कि हमें सम 9 मिले। कितने केस होगा ये 4। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, Na डिवाइडेड बाय Ns, दैट मींस 4 डिवाइडेड बाय कितना है टोटल 36। मतलब क्या हुआ प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 से कैंसिल करेंगे तो 1/9 बनेगा 1। क्लियर है, समझ आया सबको, नोट कीजिए। अब इसके बाद देखिए
a pair of coin is tossed, what is the chance of getting at least one head? अब ये at least one head का क्या फंडा है उसको समझने से पहले मैं इसी क्वेश्चन में जो सामने 2 डाइस का केस दिखा हुआ है इसमें आपको at least one करके कुछ दिखाता हूं, ठीक है? देखिए मैं चाहता हूं at least 7 सम हो जाए। जैसे कि सम बताया कितना 9, सम अभी आपको कितना बताया 9, मैं कह रहा हूं सम हो जाए एटलीस्ट 7। एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम लेवल वहां तक होना चाहिए, बाकी सारा लेवल उसके ऊपर ही रहेगा। एटलीस्ट का ये मीनिंग होता है। मैंने कहा एटलीस्ट 7 होना चाहिए सम, इसका मीनिंग क्या होगा ध्यान समझिएगा। एटलीस्ट 7 का मीनिंग होता है मिनिमम उतना, ठीक है? मिनिमम उतना जितना सामने लिखा हुआ है। दैट मींस 7 एक्सेप्टेबल है, यस। 8 एक्सेप्टेबल है, बिल्कुल ठीक है। 9 ठीक है, 10 भी चलेगा, 11 भी चलेगा, 12 होगा तो भी यस, 13 होगा तो नहीं। क्यों? आप देखिए जरा लास्ट क्या है, 6 + 6 12, तो अपर मोस्ट सम क्या हो गया हमारे लिए 12। क्लियर समझ आया? एटलीस्ट 7 सम होना चाहिए, मतलब सम जो है वो 7 हो सकता है, उसके ऊपर के सारे नंबर्स हो सकते हैं। अगर वो कहता मुझे एटमोस्ट 7 का मतलब क्या हो गया कि सम 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, इस तरह से 6 तक जा सकते हैं। एटमोस्ट 7 बोल दिया, दैट मींस 7 तक जा सकते हैं। अपर लिमिट आपको देते हैं। एटमोस्ट का मतलब होता है अपर लिमिट और एटलीस्ट का मतलब होता है लोअर लिमिट। एटलीस्ट 7 का मतलब हो गया लोअर लिमिट मेरे पास फिक्स है, अब उसके ऊपर के सब चलेंगे, वो भी चलेगा और उसके ऊपर के भी चलेंगे। क्लियर है? समझ आ गया सबको अच्छे से? तो 7 सम कैसे हो सकता है जरा गौर करते हैं। यहां से शुरू करें, 1 6, सेकंड में आ जाएंगे 2 5, फिर 3 4, एक एक बढ़ाते जाइए आप। फर्स्ट वाले प्लेस पे लिखा हुआ नंबर एक एक इंक्रीज करते जाइए। क्या हो जाएगा बताइए? 4 3, फिर क्या होगा 5 2, लास्ट वन इज 6 1। ये होगा किसके केस? 7 पे। अब 8 के लिए देखिए आप, 8 कब आ सकता है? फर्स्ट केस में 8 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। सेकंड लाइन पे आ जाइए, 2 6 पे आ सकता है, 2 6। अब आ जाइए नेक्स्ट 3 5। इसको एक बढ़ाना है आपको, इस वाले नंबर को, फर्स्ट लिखे हुए नंबर को एक बढ़ाइए आप, तो आसान पड़ेगा आपको। फिर क्या होगा 4 4, फिर क्या होगा बताइए? 5 3 हो जाएगा। अब इसको बढ़ाएंगे तो 5 3, और फिर क्या होगा 6 2, फिर 3 9 आ जाइए। 9 के लिए क्या हो जाएगा बताइए? 9 ये लिखे है सामने, 3 6 4 5 5 4 6 3, बस ठीक है। और नेक्स्ट देखिए अब 10 के लिए शुरुआत होगी 4 से, 4 6 5 5 6 4, बस इतना ही रहेगा। 11 के लिए देखिए 5 6 11 होता है, 6 5 12 के लिए लास्ट एक ही केस बचता है। अगर आप चाहते हैं एटलीस्ट 7 सम रहे इस बात की प्रोबेबिलिटी, तो आपको क्या करना होगा? बस ये हो गया सैंपल स्पेस, सॉरी ये फेवरेबल केस हो गया आपके लिए। ये वो इवेंट शो कर रहा है जो फेवर में आपके, आपने कहीं कहीं बात के फेवर करते हैं। सैंपल स्पेस में टोटल कितने केस हैं? तो 36 फिक्स है, लेकिन आपने अभी केस बदल दिया तो आपके जो फेवर वाली बातें थी वो बदल दी। पिछले केस में अलग थी, वहां पे एग्जैक्टली 9 सम चाहते थे आप, और इस केस में आप क्या चाहते हो? एग्जैक्टली 9 नहीं चाहते हो, आप क्या चाहते हो? एटलीस्ट 7 चाहते हो, मतलब सम तो हो 7 और उससे भी ज्यादा भी होगा तो भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है। इस वजह से आप इसको बस काउंट कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 टोटल केस हो गए। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है उसके अकॉर्डिंग na डिवाइडेड बाय ns लिखूंगा अगर, तो ये हो जाएगा कितना? 21 डिवाइडेड बाय 36, ये 7 टाइम्स कैंसिल होगा, 12 टाइम्स कैंसिल होगा, तो प्रोबेबिलिटी बन जाएगा 7/12। बिल्कुल सिंपल है प्रोबेबिलिटी। आपको कहा क्या है आप उसको चेक कीजिए, बहुत ज्यादा कुछ लॉजिक्स, बहुत ज्यादा कुछ माइंड लगाने की आवश्यकता नहीं है। 2 डाइस हैं, 2 डाइस के टोटल केस देखिए क्या क्या हो सकते हैं, वो एक बार लिख लीजिए, ठीक है। इस पूरे चार्ट को 2-4 बार आप बना के देखेंगे, आपको पूरा फिट हो जाएगा माइंड में कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्लियर है। उसके बाद जैसे जैसे वो केस अलग अलग बनाएंगे आप करते जाएंगे।
ठीक है। तो ये जो मैंने अभी क्वेश्चन समझाया, इस टाइप के क्वेश्चन और आगे आएंगे, उन क्लासेस में हम देखेंगे कि कैसे करना है। लेकिन अभी चूंकि एटलीस्ट का केस आया था मेरे पास, तो इसलिए मैं एटलीस्ट का मीनिंग आपको डाइस के केस में भी समझाया। प्रॉपर्ली क्वेश्चन लेंगे, उसको फिर से सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 पे देखते हैं किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ पेयर ऑफ कॉइन। पेयर ऑफ कॉइन जब बात की जाए, पेयर ऑफ कॉइन, तो सैंपल स्पेस क्या होगा? पहले कॉइन पे एच अगर आता है, पहले कॉइन पर एच आता है, हेड आता है, तो दूसरे पे भी हेड आ सकता है। पहले कॉइन पे हेड आता है तो दूसरे पे क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। पहले कॉइन पे टेल आ जाए तो दूसरे पे हेड आ सकता है। पहले कॉइन पे टेल आ जाए तो दूसरे पे भी टेल आ सकता है, ठीक है। इसको बनाने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n, क्या किया मैंने? 2 क्या है? एक सिंगल कॉइन के टॉस में टोटल आउटकम्स। सिंगल कॉइन लोगे 2 आउटकम्स मिलेंगे, उसकी पावर अगर 1 लोगे तो क्या बनेगा? टोटल आउटकम्स 2 आ जाएंगे। अगर आपने 2 कॉइन्स किए हैं, कॉइन्स कितने ले रहे हो आपकी बार? 2, तो n हो जाएगा 2, 2 टू द पावर 2 दैट मींस 4, तो 4 आउटकम्स मिलेंगे। अब आपको ये 4 आउटकम्स लिखना कैसे है? बिल्कुल सिंपल है। टोटल कितने हैं? 4, 4 का हाफ कीजिए, क्या मिलेगा? 2, ठीक है। तो पहले आप 2h लिखिए और 2 टेल लिखिए, बिल्कुल सिंपल तरीका है। हाफ कर दिया आपने, टोटल ले लीजिए पहले, तो उसका हाफ कर दीजिए, ठीक है। अब आ गए 2 हेड एंड 2 टेल, इसका भी हाफ करिए, तो 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। ये वो सैंपल स्पेस है जो मैंने यहां लिखे, ठीक है। बिल्कुल भी माइंड का इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर से देखिए, अगर मैंने कहा कि नंबर ऑफ कॉइन्स है 3, नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं? 3, तो क्या हो जाएगा बताइए? 2 टू द पावर 3 दैट इज 8, टोटल है 8, हाफ करोगे तो आएगा 4, तो 4h लिखना है मुझे, 4 टेल लिख देना है। अब 4h का आधा करोगे तो 2h आएंगे, 2 टेल आएंगे, 2h आएंगे, 2 टेल आएंगे। 2 का हाफ करोगे 1h आएगा, 1 टेल आएगा, 1h आएगा, 1 टेल, 1h, 1 टेल, 1h, 1 टेल। तो अगर नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो कितना है? 3, तो सैंपल स्पेस लिखने का तरीका हो गया h h h। भाई 3 कॉइन्स थे, एक साथ आपने उछाल दिया आपको, ठीक है। या फिर एक सिंगल कॉइन को 3 टाइम्स उछाला, तब भी ऐसे होगा, ठीक है। तो h h h इज अ सिंगल इवेंट, ठीक है। फिर उसके बाद h देखिए आप, h h t, फिर क्या आएगा बताइए? h t h, फिर क्या आएगा? h t t, फिर आ जाएगा t h h, फिर होगा t h t, ठीक है। फिर t t h, और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? t t। ये 8 टोटल केस बनेंगे 3 नंबर ऑफ कॉइन्स के केस में। अब अगर आप कहते हैं कि डाइस हैं, सिंगल डाइस के केस में 6 केस होते हैं, ठीक है। अगर आपने 2 डाइस कर दिए हैं तो 6 टू द पावर n, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। 2 डाइस अगर हैं तो हो जाएगा 6 टू द पावर 2 दैट इज 36 केस। अगर नंबर ऑफ डाइस 3 हैं तब आप कहेंगे 6 टू द पावर 3, एंड वो क्या होगा? 36 into 6 दैट इज 216। क्लियर? तो 216 केस नहीं बनाना है, हमें टोटल बताना है, क्योंकि टोटल की तो रिक्वायरमेंट है। एनएस में क्या लिखोगे आप? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, क्या लिखोगे उसके अंदर आप? इसलिए टोटल तो पता करना पड़ेगा। क्लियर है? वो 6 क्यूब हो जाएगा। आया समझ में आपको? प्रोसेस पूरी रिपीट हो रही है इस वजह से। तो ये कॉइन के केस हो गए। अब हमें क्या बताया था? एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब 1 हेड होगा तो आप एक्सेप्ट करेंगे, 2 हेड होगा तो भी आप एक्सेप्ट करेंगे। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब 1 तो है तो एक्सेप्टेबल है, और उसके ऊपर भी है तो भी चलेंगे। जैसे 7 सम था, तो एटलीस्ट 7 का मतलब 7 सम होगा तो एक्सेप्टेबल है, 8 होगा तो भी चलेगा, 9 होगा तो भी चलेगा, 10 होगा तो भी चलेगा, 11 होगा तो भी चलेगा, और 12 होगा तब भी। तो एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या होगा? जिसमें 1 सिंगल हेड आया है वो एक्सेप्टेबल है। एच टी
TH, और जिसमें मोर देन 1 H आया है वो भी एक्सेप्टेबल है। आया समझ में आपको? एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्लियर है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सैंपल स्पेस वो क्या हो जाएगा बताइए जरा? 3। तो प्रोबेबिलिटी अगर आप पता करेंगे तो Na डिवाइडेड बाय Ns दैट मींस 3 बाय। क्लियर? अगर आपको इस केस में नंबर ऑफ डाइस जब बताए हैं कितने 3, नंबर ऑफ कॉइंस 3 बताए हैं, नंबर ऑफ कॉइंस अगर 3 है और यही क्वेश्चन है एटलीस्ट 1 हेड, तब क्या होगा मैं वो समझाता हूं। क्या बताया है? नंबर ऑफ कॉइंस 3 है और हमें एटलीस्ट 1 हेड की बात करनी है, ठीक है? तो देखिए जरा क्या बनेगा। एटलीस्ट 1 हेड कहां कहां है, मैं जरा सर्कल बना देता हूं यहां पे, देखिए इसमें बना देते हैं। एटलीस्ट 1 हेड 1 होगा तो एक्सेप्टेबल है, 1 से ज्यादा होंगे तो भी चलेगा, ठीक है? तो यहां तो तीनों हेड चलेगा, ये भी ठीक है, फिर ये भी ठीक है, ये होगा क्या? यस, ये होगा क्या? बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। मतलब केवल एक ही केस है जिसमें हेड नहीं आ रहा है, इस वजह से उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक भी हेड नहीं है ना उसमें, एक होगा तो चलेगा, 2 हेड होंगे तो चलेगा, 3 हेड होंगे तो चलेगा, 4 हेड होंगे तो चलेगा। 4 हेड हो नहीं सकते क्योंकि 3 पॉइंट है। क्लियर है? तो यहां पे आ जाएगा क्या? H H H, ठीक है? फिर क्या आ जाएगा? H H T, ये सब किसमें लिखूंगा मैं? A में, ठीक है? फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? H T H, फिर क्या आएगा नेक्स्ट बोलिए? H T T, फिर T H H, ठीक है? फिर T H T, T T एंड लास्ट वन इज A। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A ये हो जाएगी कितने? 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर सॉरी एटलीस्ट 1 हेड ये कितना हो जाएगा? Na डिवाइडेड बाय Ns एंड दैट इज 7 बाय 8। ये अपने लिए आंसर बनेगा। क्लियर है? समझ आया? इसी केस में आपसे पूछा जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। अब ना तो लिस्ट बोला है, ना ग्रेटर बोला है, ना कुछ भी नहीं बोला है, एटलीस्ट भी नहीं बोला है, एटमोस्ट भी नहीं बोला है, मतलब एग्जैक्टली 2 बोला है। तो एग्जैक्टली 2 के केस हमें लेना होंगे। देखो फिर कंफ्यूजन होता है, सर इसमें 3 हेड्स हैं, 2 भी तो है सर, नहीं इसमें 3 हेड्स हैं, तो 3 है, 2 है नहीं गिनेंगे आप, ठीक है? जिसमें 2 है वो 2 है, अदरवाइज नहीं। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये होता है अपना दिमाग लगाना, ये नहीं लगाना है हमें। बोला है 2 हेड होना चाहिए तो 2 हेड होना चाहिए। आप ऑब्जर्वर हैं, आपका ऑब्जर्वेशन जितना स्ट्रांग होगा क्वेश्चन जल्दी आ जाएगा, ठीक है? तो एक केस एक्सेप्टेबल होगा, एक केस एक्सेप्टेबल होगा और एक केस एक्सेप्टेबल होगा। आया समझ में? तो अगर एग्जैक्टली 2 हेड्स की बात कही जाए तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1 2 3 3 बाय 8, जैसे कि यहां हुआ था 7 बाय 8। तो यहां पे कितने केस मिले मुझे? 3। तो 3 केस के लिए हो जाएगी 3 बाय 8 प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? तो आज की क्लास में कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने किए और प्रोबेबिलिटी को समझा। इसके बाद अपनी नेक्स्ट क्लास में आगे की और हम समझेंगे प्रोबेबिलिटी क्या चीज है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।